किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन जो है m यानी आवर्धन का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा v/u होता है, v/u होता है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये जो है आपको इसका जो आंसर होगा, किनारों की अपेक्षा जो है बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा जो है वह बीच में क्या होता है? मोटा होता है उत्तल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस अगर देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के आप लोग जानते ही हैं। प्रकाश के अपवर्तन के जो होते हैं 2 नियम होते हैं। ठीक है। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किस लेंस के द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएंगे आपको अवतल लेंस के द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे? ये बात ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच कहाँ पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है समान आकार का प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखने पर जो है यानी उसका प्रतिबिंब समान दिखाई देगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन से लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तीसरा है 5 सेंटीमीटर की दूरी की उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस। उत्तल लेंस में कहने का मतलब आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हम लोग को यह देखना है कि ये दूरी जो होता है, डायप्टर जो होता है, तो 1/f होता है। तो f जितना छोट होगा इसका मतलब है कि उसका पावर उतने ही अधिक होगा। तो ये तो 50-50 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर, ये वाला आंसर इसका सही होगा। तो ये इसका आंसर जो होगा सही होगा, है ना, ताकि इसका आवर्धन जो हो जाएंगे वह ज़्यादा होगा। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब होगा, जो पढ़ने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है या उसको प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक, यानी किसका हम लोग जो है प्रयोग नहीं करते हैं लेंस बनाने में? तो याद रखिएगा मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 9 नंबर ध्यान रखिएगा, 2f पर अगर हम लोग रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा अभी बताया समान दूरी पर समान बनेगा, तो ये 2f पर ही बनेगा। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर आप लोग का जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखिएगा, कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किन का उपयोग करते हैं? सभी लोग को पता है
उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, तो यानी उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए। अब कहता है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है? कौन सा लेंस है जिससे काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस जो है यानी कहने का मतलब है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब उसी को कहते हैं, वो बनता है। यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, काल्पनिक सीधा और छोटा बनेगा, काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो यह ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है, क्योंकि लेंस जब आपको बता दे कि ये लेंस जो है अगर उत्तल हो गया, ठीक है, उत्तल हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना, उल्टा और क्या बनेगा, बड़ा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? यानी अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, बाइफोकल लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये सारे किरणों को एक जगह जो है एकत्रित कर देती है ना। तो कहने का मतलब है एकत्रित जब करेगी तो यहाँ पर जो लेंस हो जाएगा ये आपको बता दें कि उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस सभी किरणों को, जैसे ये देखते हुइएगा, इसका अगर मान लेते हैं कि ये लेंस है, ठीक है। अब इससे जो प्रकाश की किरणें जाती है टकराने के बाद सारे समानांतरों के एक ही जगह, है ना। तो जो एक जगह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, याद रखिएगा, अभिसारी कहेंगे। तो ये अभिसारी बनाती है, ठीक है। अब क्या है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता जो है वह क्या होती है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी की दुगुनी द्वारा, फोकस दूरी की तीन गुनी द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। हाँ, तो लेंस की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको पावर इसका जो हो गया P बराबर क्या होता है, ये सब लोग को पता है ना। तो याद रखिएगा, इसका जो होता है यानी P बराबर क्या होता है, तो P बराबर ध्यान रखेंगे, P बराबर जो होता है, P बराबर 1/f, यानी कहने का मतलब है फोकस दूरी के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कौन होगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएंगे वो आपको डी होगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ, अनंत पर, फोकस पर, फोकस और लेंस के बीच। उसके बाद जो है डी नंबर जो है फोकस दूरी एवं दुगनी फोकस के बीच, यानी उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, कहाँ जब वस्तु होंगे, तो कहने का मतलब है उसका जो फोकस और लेंस के बीच होंगे तो उसका आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? देखिए, सघन से विरल में जाता है ना, तो सघन माध्यम से जब कोई विरल माध्यम में जाएगा तो वहाँ सघन माध्यम का कोण क्या होंगे, छोटा होगा, और विरल माध्यम का कोण क्या हो जाएंगे, बड़ा होगा। यानी आपतन कोण छोटा होगा, अपवर्तन कोण जो है वह ध्यान रखिएगा बड़ा होता है। तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आर जो होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा, यानी आर जो है
वह ग्रेटर देन हो जाएगा आई। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किस में होगा, यहाँ दिया हुआ है, जैसे कांच में, वायु में, निर्वात में, और डी नंबर कहता है कि AC दोनों में, यानी वायु और निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल जो है वह अधिक है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा, तो याद रखिएगा निर्वात में जो है ना प्रकाश की चाल क्या हो जाएंगे, इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर बेहतर कौन होगा, सी। कहता है कि लाल और नीले वर्ण की किरणें के कांच की सतह पर वायु में अपवर्तन आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण R1 तथा R2 है, तब क्या होगा। तो याद रखिए R1 बराबर R2 होगा, उसके बाद R1 ग्रेटर देन R2 होगा, R1 लेस देन R2 होगा। डी नंबर कहता है कि नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी, R1 ग्रेट लेस देन R2। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है। स्नेल के नियम के अनुसार पीछे भी क्वेश्चन चल गया है। तो म्यू बराबर क्या होता है, इसका यही होगा, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। म्यू बराबर जो होता है साइन आई बटा साइन आर। अब देखिए उसके बाद कहता है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं था। आपको अभी बताया है कि उत्तल लेंस में भी आभासी प्रतिबिंब होता है, कब, फोकस और से आगे जैसे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर करने का मतलब लेंस के पीछे चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि उत्तल लेंस में अवतल लेंस में तो बनता ही है। इसका मतलब है कि इसका दोनों आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये हो जाएंगे। अब कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता की जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन नहीं, डायोप्टर हो जाएगा, यानी 22 का डी। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है पानी के भीतर तैरते हुए मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसा लगेगी, है ना, ज़्यादा, कम, और उसके बाद जितनी उतने ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा लगेगा, है ना, यानी कहने का मतलब उसको जब देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, पानी में तैरते मनुष्य को जो है किनारे से उसकी जो ऊंचाई ज़्यादा लगेगा, ये अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस पर क्या होगा, यानी विचलन पैदा होगा, विचलन पैदा नहीं होगा, पार्श्व विस्थापन होगा, विचलन नहीं होगा पर पार्श्व विस्थापन होगा। यानी इनमें से कौन सी घटना है जो शीशे के स्लैब जो है उससे जब प्रकाश अपवर्तित होती है तो उसमें कौन सी घटना हो सकता है। तो याद रखिएगा 24 का जो होगा विचलन नहीं होगा, पार्श्व विस्थापन इसमें जो है ना वह क्रिया होती है। तो याद रखिएगा 24 का आंसर क्या हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसका डी होगा। अब जो है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अभी सारी ऊपर हम लोग देख लिए हैं, अपसारी अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएंगे, क्योंकि अवतल लेंस जो है ऐसा लेंस है यही है ना। अब इसमें प्रकाश की किरण आती है तो आने के बाद ऐसे चल जाती है, आने के बाद जो है ऐसे चल जाती है, इसका मतलब है कि फैलते चली जाएगी। तो जहाँ फैलते चल जाएगी तो अपसारी हो जाएंगे। तो अपसारी कौन सा लेंस हो जाएगा, तो याद रखिएगा अपसारी जो लेंस होगा ये हो जाएंगे आपको अवतल लेंस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इसका आंसर ए होगा। अब देखिए अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है ना, कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। यानी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। 26 का ध्यान रखिएगा, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे कि उत्तल लेंस बना सकता है।
ठीक है, क्या है कि अवतल लेंस तो हमेशा काल्पनिक बनाता है तो होगा नहीं, समतल कांच की पट्टी है तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कांच की एक किरण जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह क्या होगी, यानी विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ चल जाएगी, है ना। जब माध्यम विरल हो और सघन में प्रवेश करेगी तो वह किधर चल जाती है, तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर चली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, डी होगा, ठीक है। जैसे ये अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर हम लोग ये देखें ऐसे है ना, एक अंतरा पृष्ठ हो गया, अगर कोई विरल माध्यम से आ रही है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, ये अभिलंब है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इस पर ठीक से काम नहीं कर, तो ये कोण छोटा हो जाएगा। जैसे ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है जैसे छोटा होंगे तो याद रखिएगा, छोटा होंगे तो ये अभिलंब की तरफ होगा, ये कोण छोटा था अभिलंब की तरफ, ये कोण क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अभिलंब की ओर, यानी डी, है ना। अब क्या है अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम की ओर जाती है तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो सिंपल, बहुत सिंपल है, जो चैप्टर की नाम है उसी के आधार पर जो है ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा प्रकाश का उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी उसी पृष्ठ से टकरा कर वापस चल जाना, ठीक है, उसको विक्षेपण दूसरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसका ये बी आंसर सही होगा। कहता है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कैसा बनाएगा। उत्तल लेंस में फोकस और लेंस के बीच, अभी चर्चा हम लोग किए थे कि फोकस और लेंस के बीच स्थित जो वस्तु होगा उत्तल लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा काल्पनिक बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। काल्पनिक, और हालांकि उत्तल लेंस वास्तविक बनाता है, लेकिन फोकस और लेंस के बीच रख दीजिएगा वस्तु का तो वस्तु क्या बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब। तो याद रखिए काल्पनिक और सीधा बनेगा। उत्तल लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, है ना, क्या होती है। उत्तल लेंस दर्पण की तरह होता है, उत्तल दर्पण की तरह होता है, सॉरी, लेंस का छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह होता है, दर्पण की तरह होता है, प्रिज्म की तरह होता है, कि लेंस की तरह होता है। ये ध्यान रखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन जो है, तो ये हमेशा याद रखिएगा प्रिज्म के भांति ये कार्य करता है। प्रिज्म क्या है, अगला हम लोग डिस्कशन करेंगे उस पर। अगला कहता है उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है ना। याद रखिएगा उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को, बिंब मतलब वस्तु, है ना, वस्तु को लेंस और लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र जो होता है उसके बीच अगर हम लोग रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी वही क्वेश्चन चला था, यानी वस्तु से बड़ा होगा, यानी बड़ा करने का मतलब आवर्धित हो जाएंगे और काल्पनिक बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर ए सही होगा। उसके बाद कहता है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाशीय किरण लंबवत आती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। अगर परपेंडिकुलर रूप से आ जाती है तब उसका कहने का मतलब है उसका मतलब थोड़ा सा मुभे नहीं करेगा, है ना, यानी विचलित नहीं होगी। जब विचलित नहीं होगी तो वहाँ पर कोण क्या बन जाएगा, जीरो होगा, है ना। अपवर्तन कोण का मान ही नहीं क्रिएट होगा। जब अपवर्तन कोण का मान क्रिएट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि देखिए अगर ऐसे है सीधा आया सीधे चले गया तो यहाँ एंगल तो बनेगा ही नहीं, तो एंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, जीरो होगा। इसका आंसर हो जाएंगे क्या, जीरो, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन क्या होगा। यानी I प्लस, देखिए इसमें क्या कहता है, I प्लस R होगा, I माइनस R होगा, साइन I बटा R होगा, या I गुने R होगा। तो इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब आपतन कोण I अपवर्तन कोण R
तो इसका कोणीय विचलन का मान जो है वह कितना होगा, याद रखिएगा। तो कोणीय विचलन का मतलब है घटा देना है, यानी आई में से किसको घटा देंगे, आर को घटा देंगे, वही कोणीय विचलन इसका होगा, है ना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा कोणीय विचलन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आई माइनस आर होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको न्यूमेरिकल टाइप से बताएंगे, इस पर संभव नहीं है। उसके बाद कहता है कि सूर्य के समय क्षैतिज के नीचे चले जाने पर और सूर्य के सामने तक कुछ समय तक कहता है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का क्या, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण जो है वह सूर्य डूब जाने के बावजूद भी हमें उसका लालिमा जो है वह दिखाई देते रहते हैं। कहता है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। यह भी न्यूमेरिकल है ना। तो इसमें आपको P दे दिया है, जब P दे दिया है तब कहता है कि इसका F कितने होंगे ये आपको बताना है। तो आप जानते ही हैं, यानी कहने का मतलब है इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, ये देखिए, यानी आपको P बराबर पता है, P बराबर जो है P बराबर आपको पता है 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है। उसके बाद कहता है कि F बराबर वाट। तो आप लोग जानते हैं कि P बराबर होता है 1/F, तो F बराबर हो जाएगा 1/P हो जाएगा। डायोप्टर है तो मीटर है, लेकिन आंसर आपको सेंटीमीटर में, तो इसको 100 कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा, आपको बता दे इसको करिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दिए। अब देखिए, अब हम लोग को F ज्ञात करना था। F बराबर जान गए, F बराबर जो हो गया 1/P। तो ये डायोप्टर में है, तो इसका मतलब है कि 100 कर दीजिएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी 50 सेंटीमीटर में आ गया, है ना। डायोप्टर मीटर स्केल होता है, लेकिन आंसर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो कौन सा होगा याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर होगा। अभी बता दिए। कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितने होंगे। एक है ना, 1 मीटर जो है 37 नंबर देखिएगा। कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होगा वह कितने होंगे। तो 1 डायोप्टर, है ना। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएंगे 1 डायोप्टर, है ना, मीटर में है तो डायोप्टर 1 डायोप्टर हो जाएंगे, यानी 1/1 कीजिएगा तो 1 ही होगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएंगे बी, इसका आंसर हो जाएंगे बी, है ना। अब क्या कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, कितनी होगी लेंस की क्षमता। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो फोकस दूरी इसका कितना कहता है, याद रखिए 20 सेंटीमीटर कहता है, 20 सेंटीमीटर कहता है। तो इसका मतलब है कि P बराबर हमको ज्ञात करना है। अभी बताया है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो P बराबर होता है 1/F, लेकिन सेंटीमीटर में है तो इसको क्या कीजिएगा, यानी 100 कर देंगे 20, काटिएगा तो 5, यानी हो जाएगा इसका आंसर 5 डायोप्टर। याद रखिएगा 5 डायोप्टर, है ना, 5 डायोप्टर। उसके बाद जो है एक उत्तल लेंस, देखिए उसके बाद कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। लेंस उतने ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करता है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी कहने का मतलब है उतने ही दूरी पर प्राप्त करती है
तो उसकी फोकस दूरी f कितना होगा। यानी एक उत्तल लेंस है, ठीक है, उसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखी गई है। अब कहता है कि लेंस से उतने ही दूरी पर जो है, उतने ही दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह प्राप्त होता है। तो लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस का सूत्र क्या होता है ये देख लीजिए। तो कहने का मतलब है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1/ हमको f कहता है, v क्या हो जाएगा माइनस 1/ सेम दिया हुआ है तो 30 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, इसमें अगर देखिएगा तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहता है और निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। वस्तु की दूरी जो आपको दिया हुआ है तो ये बात ध्यान में रखिए 30 सेंटीमीटर। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो लेंस से उतने ही दूरी पर जो है एक प्रतिबिंब बनता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों को अगर जोड़िएगा तो 2/ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, काटेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फोकस दूरी कितना हो जाएगा 15 हो जाएंगे, है ना। तो 15 है तो 39 का क्या होगा याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपको बी। चिन्ह परिपाटी से थोड़ा समझिएगा, अच्छा समझा देंगे तो और आसान हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तब कहता है कि इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो 40 नंबर में ध्यान रखिएगा, यानी 20 सेंटीमीटर इज सिंपल, यानी आपको बताया है कि P बराबर होता है 1/f, लेकिन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100/ क्या करेंगे 20, काटिएगा तब 5, यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा। इसका पॉजिटिव में होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, एक बार और पीछे क्वेश्चन चले गया है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। उसके बाद क्या है कि 42 नंबर, मरीचिका का निर्माण मूल कारण किसके कारण होता है ना। तो मरीचिका जो होता है आप देखते होइएगा कि ये गर्मी के दिनों में क्या है कि क्या है रेगिस्तान क्षेत्र में होता क्या है कि दूर से मृग ये सब जो होता है, किसी पेड़ की छाया जो है उसको पानी प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाता है तो उसको पानी प्रतीत नहीं होता। ऐसी जो घटनाएं होती है जिसको मरीचिका कहते हैं, है ना। और ये घटना किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के 2 बार हो जाना, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाना, है ना। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो मरीचिका की घटना होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे सी होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारे आपको बता दिए, अच्छा लगा होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो लाते रहेंगे, 10th का ये सभी में काम देगा, है ना। इंटर के लिए भी काम कर जाएंगे, 10th के लिए भी काम कर जाएंगे, कंपटीशन के लिए भी काम कर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए आपको धन्यवाद।